Hello everyone. Here we start our new topic, that is heat. We were doing thermodynamics, and in that thermodynamics we are having the next topic, heat. Now what is heat? It is the mode of the transfer of the energy from high temperature to the low temperature. मतलब हीट क्या होगी? अगर कोई भी सब्सटेंस है उसको वो गर्म है, मतलब हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पर अगर ट्रांसफ़र हो रहा है एनर्जी का, सो दिस इज हीट. हीट अगर आपके पास एब्जॉर्ब होगी दैट विल बी पॉजिटिव, और अगर आपके पास हीट इवॉल्व हो रही है सो दैट विल बी नेगेटिव. दीज टू एस्पेक्ट्स आर देयर फॉर द पॉजिटिव एंड नेगेटिव. इसमें आपको पॉजिटिव और नेगेटिव का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है. आफ्टर देन come to the energy point. Internal energy. Internal energy क्या होता है? It is the total energy stored inside a chemical substance, जो कि chemical substance में होगी, which is the sum of different type of the energies like rotational, vibrational, ट्रांसलेशनल, मतलब जितनी भी टाइप की एनर्जी है उनका सम इंटरनल एनर्जी में हम करते हैं. लाइक योर इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, आफ्टर देन न्यूक्लियर. सो दीज टाइप्स ऑफ द एनर्जी अगर आप क्या कर रहे हैं, दिस इज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एनर्जीज का अगर सम लेंगे सो दैट इज द इंटरनल एनर्जी, कि उसमें इंटरनली क्या कितनी कितनी एनर्जी क्या फील्ड है. सो other types also are included in this. Next है आपके पास एंथैल्पी. एंथैल्पी और यू कैन से इट हीट कंटेंट. H होता है आपके पास E प्लस पी वी, एंथैल्पी E प्लस पी वी. Hence the enthalpy can be defined as the sum of, देखिए sum है, sum of the internal energy that is E, or is the amount of the energy present in the substance which can be converted into heat. It is the extensive property, ये हमारे पास एक extensive property है whose excess value cannot be determined, but in the calculation the change in enthalpy, if we want to calculate, that will be delta H is equals to delta E plus P del V. हम इस तरीके से इसमें चेंज फाइंड आउट कर सकते हैं. दिस इज द चेंज इन एंथैल्पी. चेंज इन एंथैल्पी करेंगे तो जितना उसमें एनर्जी का चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू द वॉल्यूम कितना आ रहा है उसमें, तो ये आप क्या निकाल सकते हैं, चेंज इन एंथैल्पी. नाउ लेट्स लर्न अबाउट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है? सी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, या फिर इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन, और इट कैन ऑल्सो कॉल द लॉ ऑफ कंजर्वेशन. सो इट वॉज गिवन बाय जू हेल्महोल्ट्ज, एंड इसमें कुछ आपके मतलब जो फर्स्ट लॉ है वो क्या बताता है इन थ्योरी टाइप, दैट वी हैव टू डिस्कस. सो इसमें आपको पता चलता है कि जो आपकी एनर्जी है कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड. ना तो उसको आप बना सकते हैं और ना ही उसको क्रिएट कर सकते हैं या ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. टोटल एनर्जी जो होगी आइसोलेटेड सिस्टम की ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, वो हमेशा हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी. इफ़ वन फॉर्म ऑफ द एनर्जी, कभी भी अगर एक फॉर्म एनर्जी की क्या हो गई, डिसअपियर हो गई, देन इक्वल अमाउंट ऑफ अनदर एनर्जी वहाँ क्या हो जाएगी, अपीयर हो जाएगी. मतलब एक पार्ट अगर एनर्जी का चला गया तो दूसरा पार्ट वहाँ पे अपीयर हो जाएगा. नेक्स्ट है, इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट द परपेचुअल मशीन, और यू कैन से इट लाइक कि जब भी आप कोई भी काम कर रहे हैं, वर्क इनटू एनर्जी विदाउट कंज्यूमिंग द एनर्जी, आप कोई भी रिएक्शन अपना कोई भी काम नहीं कर सकते. मतलब आपको एनर्जी वहाँ पर चाहिए ही चाहिए किसी भी काम को करने के लिए. नेक्स्ट है, देयर इज एग्जैक्ट इक्विवेलेंस बिटवीन द हीट एंड द मैकेनिकल वर्क.
और एक रिलेशन आता है जो है 1 कैलोरी इज इक्वल्स टू 4.184 जूल्स। ये रिलेशन है, ये लर्न करिएगा। देखिए फर्स्ट लॉ हमें ये बताता है कि एनर्जी ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हीट जो होती है वो कांस्टेंट होती है। किसी भी काम को करने के लिए आपको हीट, वहाँ पर एनर्जी की ज़रूरत होती ही होती है। एंड इक्विवेलेंस जो है वो मैकेनिकल वर्क में आप ट्रीट करते हैं। बट देयर आर सम ऑफ द ड्रॉबैक्स हियर फॉर द फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ के कुछ ड्रॉबैक्स थे। अब वो ड्रॉबैक्स क्या थे? इट कैन नॉट एक्सप्लेन द स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन, कि वो स्पॉन्टेनियस है, नॉन स्पॉन्टेनियस है, होगी भी या नहीं होगी, ये फर्स्ट लॉ ने हमें नहीं बताया। एंड डजंट प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन, कि वो किस डायरेक्शन में जा रही है, लाइक पॉजिटिव और नेगेटिव। आफ्टर देन इसने ये नहीं एक्सप्लेन किया कि कोई भी अगर रिएक्शन हो रही है तो वो क्या मैकेनिज्म फॉलो कर रही है, मतलब अगर कोई भी रिएक्शन है तो वो किस प्रोसीजर से हो रही है। दैट कैन बी एक्सप्लेन बाय द फर्स्ट लॉ। एंड इट कैन एक्सप्लेन द स्पीड, इसने स्पीड को भी नहीं बताया था कि किस स्पीड से आपकी रिएक्शन हो रही है। द टाइम टू कंप्लीट द रिएक्शन डजंट एक्सप्लेन बाय दिस फर्स्ट लॉ एंड कैन नॉट एक्सप्लेन द कंडीशन ऑफ द रिएक्शन। तो इसने कुछ कंडीशंस के बारे में भी नहीं बताया था। तो इसी की ड्रॉबैक्स को देखते हुए आपके पास क्या आया था? सेकेंड लॉ डेराइव हुआ। एंड द रिलेशन जो आपके पास एक्सप्लेन है इसके लिए, दैट इज डेल्टा ई इज इक्वल्स टू Q plus W, where Q is the heat absorbed and W is the work done on the system। और आप यहाँ पे W की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, that W is equals to P del V। तो यहाँ से इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट वंस कि एडियाबैटिक के लिए क्या होगा आपके पास और नेक्स्ट के लिए क्या होगा, तो आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं इसको। सो यू आर हैविंग दिस रिलेशन इन बिटवीन कि आपका जो डेल ई होगा वो किसके इक्वल होगा? Q प्लस W के इक्वल होगा। ओके, लेट्स हैव अ लुक ऑन सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इन द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, देखिए सेकेंड लॉ में आपके पास क्या था? Some of the following points are included in this। तो अब हम वन बाय वन देखेंगे कि ये क्या चीज़ है सेकेंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स में। थर्मोडायनेमिक्स लॉ सेकेंड जो है वो आपका बताता है कि जो एंट्रोपी है, एंट्रोपी के बारे में बता रहा है कि रैंडमनेस जो एंट्रोपी है ऑफ द यूनिवर्स इज कॉन्टिन्यूसली इंक्रीजिंग, वो इंक्रीज करती रहती है। सेकेंड, द टोटल एंट्रोपी, जो टोटल एंट्रोपी आती है, टोटल एंट्रोपी ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम विल कॉन्टिन्यूसली इंक्रीजिंग, बट द टोटल एनर्जी ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम की जो वो क्या रहेगी, वो सेम रहेगी, मतलब कांस्टेंट रहेगी। एनर्जी वो कह रहा है कि इंक्रीज करती रहती है कॉन्टिन्यूसली, बट अगर हम टोटल एनर्जी देखें आइसोलेटेड सिस्टम की, सो दैट इज कांस्टेंट, वो कांस्टेंट रहेगी। आफ्टर देन हीट कैन नॉट ट्रांसफर फ्रॉम अ कोल्डर बॉडी टू अ वार्मर बॉडी। ठीक है, कोल्ड से हीट जो है वो इधर उधर नहीं होगी। नेक्स्ट, इट इज इम्पॉसिबल टू कन्वर्ट ऑल द हीट इनटू मैकेनिकल वर्क विदाउट अफेक्टिंग द सराउंडिंग, मतलब सराउंडिंग को अफेक्ट किए बिना ये इम्पॉसिबल है कि आप कोई भी अपना जो हीट है उसको मैकेनिकल में चेंज कर दें। ठीक है, इसको चेंज करना इम्पॉसिबल। ऑल द नेचुरली अकरिंग स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस आर इरिवर्सिबल नेचर। अगर कोई भी प्रोसेस आप लिखते हैं कि वो स्पॉन्टेनियस, इफ़ इट इज़ स्पॉन्टेनियस, तो वो कैसी होंगी? इरिवर्सिबल रिएक्शंस। एग्जाम्पल है जैसे कि मेल्टिंग ऑफ आइस। एंट्रोपी जो है उसके बारे में आपने रीड किया, उसके बाद आपने हीट के बारे में रीड किया कि अगर वो मैकेनिकल में चेंज हो रही है तो वो इम्पॉसिबल है उसको कन्वर्ट करना अगर सराउंडिंग इफेक्ट नहीं हो रही। स्पॉन्टेनियस होगी अगर कोई भी, तो वो इरिवर्सिबल रिएक्शन होगी। एंड नाउ वी आर हैविंग नेचर tends to pass from the less probable rate to more
more probable rate। मतलब कि अगर कोई भी आप सब्सटेंस लेते हैं तो आपको करने के लिए कुछ ना कुछ उसकी ऐसी रेट होगा, लेस प्रोबेबल से आप मोर प्रोबेबल स्टेट में जाएंगे। देयर इज अ जनरल टेंडेंसी इन नेचर फॉर द एनर्जी टू पास फ्रॉम मोर अवेलेबल फॉर्म ऑफ द एनर्जी। ये भी आपके पास एक टर्म आती है, वी आर ओनली रीडिंग द टर्म्स विच आर इंक्लूडेड इन द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। मतलब बेसिकली द कॉन्सेप्ट इज द एंट्रोपी। बेसिकली जो कॉन्सेप्ट होगा वो तो एंट्रोपी का ही होगा, बट वी आर हैविंग जस्ट के डिफरेंट फॉर्म्स क्या दी हुई थी एनर्जी की इन द सेकेंड। द स्टेट ऑफ मैक्सिमम एंट्रोपी इज द मोस्ट स्टेबल स्टेट फॉर द आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम के लिए क्या होगा, जो मैक्सिमम एंट्रोपी होगी, जहाँ पे भी मैक्सिमम एंट्रोपी होगी वो सबसे ज़्यादा स्टेबल स्टेज हो जाएगी। एंड फॉर द रिवर्सिबल प्रोसेस, अगर आप प्रोसेस लेते हैं कोई भी रिवर्सिबल, इफ द प्रोसेस इज रिवर्सिबल द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम एंड द सराउंडिंग टेकन टुगेदर रिमेन्स कांस्टेंट। वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। बट अगर आप ले रहे हो नॉन रिवर्सिबल, नॉन रिवर्सिबल में क्या हो जाएगा, इन दैट नॉन रिवर्सिबल प्रोसेस द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम एंड द सराउंडिंग विल कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज। वो कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज करता रहेगा। ठीक है, चेंज अगर आप लिखें तो वो क्या होगा, अगर आप इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो रिवर्सिबल के लिए आपके पास आएगा, रिवर्सिबल के लिए डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग that is equals to 0, and for non reversible process delta S system plus delta S surrounding that is greater than 0. This is in your second law of thermodynamics. Next topic we will proceed in the next class. Thank you.